नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तमाम लगातार नई नई जानकारियां, नई नई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हुए सुने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव में कैंपेन न करने के चलते लगातार अब सवाल पूछा जाना शुरू हो गया है कि आखिर राहुल गांधी क्यों इससे दूरी बनाए हुए हैं, प्रियंका गांधी क्यों अभी तक हरियाणा में एक्टिव नहीं हुई हैं। कई सारे सवाल हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अखिल स्वामी सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हरियाणा से हम शुरुआत करें। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके की स्थितियां अभी सामने आ रही हैं, पहले शुरू हम राहुल गांधी से ही करें। सर, राहुल गांधी अभी तक हरियाणा के चुनाव में एक्टिव दिखाई नहीं दिए, एक्टिव नहीं हुए हैं। प्रियंका गांधी अभी तक जमीन पर नहीं उतरी हैं। इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। भाजपा के पास भी एक अच्छा अवसर दिख रहा है कि भाजपा भी इसको लेकर के सवाल उठा ले रही है। क्या वजह है इन दोनों की दूरी का? नहीं नहीं, ये रामप्रकाश जी, आपसे किसने कहा? पहले तो जय संविधान। रामप्रकाश जी, आपसे किसने कहा कि राहुल गांधी एक्टिव नहीं है हरियाणा में? अभी वो जो जनसभाएं नहीं अमित कर रहे हैं सर, वो जनसभाएं और रैलियां नहीं कर रहे हैं। अरे यार, जनसभाएं रैली करने की क्या आवश्यकता है? रैली और जनसभा में तो 5, 10, 20 हजार आदमी सुनेंगे। जो उसने पानीपत में जाके किया है, जो अमेरिका गए थे और जिस लड़के से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसको चोट लगी थी, और उसके बाद उसने वादा किया था कि तुम्हारे परिवार में जाऊंगा और तुम्हारे परिवार वालों के साथ में समय बिताऊंगा, वो कहां है? वो हरियाणा ही के अंदर तो है जगह। अरे इससे बड़ी मैसेजिंग, मैं तो मार्केटिंग का प्रोफेसर हूं। अरे आप बताइए, इससे बड़ी मैसेजिंग पूरे विश्व के अंदर क्या हो सकती है? पहली बात तो उन्होंने वादा निभाया जो उन्होंने अमित से कहा था अमेरिका के अंदर। दूसरी बात, वो एक परिवार के साथ मिले, उनके साथ समय व्यतीत किया। अब बाकी आप मीटिंग करते रहिए, आप ही के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। रामप्रकाश जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भाई, अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में आपको 1 लाख वोट मिलने हैं तो उसमें से 5 हजार आदमी आके भीषण मीटिंग में चले जाते हैं। क्या समझते हैं बीजेपी की मीटिंग में कांग्रेसी जाते हैं या कांग्रेसी की मीटिंग में बीजेपी वाले जाते हैं? नहीं जाते। अच्छा, ऐसे लोग भी नहीं जाते जो न्यूट्रल हो, जिनका दिमाग बदल सके। वो तो केवल एक नौटंकी होती है, और उस नौटंकी में ट्रकों में, बसों में पैसा दे दे के 500-500 रुपए दे के लाया जाता है। जो असली मैसेजिंग राहुल गांधी ने की है, वो तो की है कि एक व्यक्ति जिसके जिसके चोट लगी थी और उसके माता पिता से घर जाके उसने मिला, मैसेजिंग हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो राहुल गांधी एक्टिव नहीं है, ये बात से मैं सहमत नहीं। तो मतलब ये कहा जाए कि राहुल गांधी चुपचाप खेल कर रहे हैं अपना। और क्या भाई, अगर मैं भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर, अगर मुझसे भी वो राय मांगते, मैं कहता यही करिए जो आप कर रहे हैं। अब वो ऐसा थोड़ी है कि उसमें अगर आप, अच्छा, ये कोई नहीं पूछ रहा कि मोदी जी तो अमेरिका निकल गए हैं, अमित शाह जी झारखंड निकल गए हैं, खट्टर साहब दिखाई नहीं पड़ रहे। अभी तो 2 दिन पहले एक खबर उड़ गई थी कि खट्टर साहब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अरे ये सोशल मीडिया और आईटी सेल की बात छोड़िए। लेकिन सर, खबर तो ये चल रही है, मनोहर लाल खट्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया है सुरजेवाला और शैलजा को लेकर, चूंकि एकदम से खबर ये आने लग गई है कि शैलजा नाराज हो गई हैं और घर बैठ गई हैं, तो एक तो जरा ये भी बता दीजिएगा कि शैलजा घर बैठ गई हैं तो क्यों बैठ गई हैं, और दूसरा खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि सुरजेवाला और शैलजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको खबर देता हूं कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस में आने वाले हैं फिर। अरे कहां से आपको खबरें मिल रही हैं ये? अरे ये तो कोई भी विपक्षी दल दूसरे के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसे बात करेगा, अब गोदी मीडिया उसके पीछे लग जाएगा। आप कहां चक्कर में पड़ गए इनके? भाई नहीं सर, आज 10 साल से वहां सत्ता है उनकी। 10 साल से भाजपा सत्ता में, उनको कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? वो तो इतना अरे यार, काम किए हैं 10 साल में, हरियाणा को कहां से यार, इस कहां बार पहुंचा दिया इलेक्शन हार रहे हैं, इस बार बुरी तरह से इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि हरियाणा के अंदर जो अपने हुड्डा जी हैं, इनकी इमेज और उनके बेटे की इमेज जो है, ही इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। कुमारी शैलजा बहुत अच्छी नेता हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, बहुत ईमानदार नेता हैं, बहुत तेजस्वी नेता हैं। लेकिन आज के तारीख में हुड्डा जी को कमांड न केवल शैलजा ने दे दी है, क्योंकि हुड्डा जी का इस समय कमांड है पूरे हरियाणा के अंदर। जैसे पिछली बार के इलेक्शन में हुआ था कि हुड्डा जी को लास्ट 15 दिन में कमान दी गई थी, जिसकी वजह से 30 सीटों पर रह गए थे। इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है। वो तो कल कह देंगे अखिल स्वामी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली या बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे ना मैं कांग्रेस बीजेपी में हूं, ना मैं रहूंगा, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हवा उड़ाने को कुछ करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइन कर ली बीजेपी,
कल कह देंगे कमला हैरिस ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, तो क्या उस पर चर्चा करेंगे क्या आप? सर, नायब सिंह सैनी साहब, मैं कंफ्यूजन वाली बात पे आ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने की जा रही है, और फिर मेरा सवाल फिर वही है कि आखिर कंफ्यूजन वो क्यों क्रिएट करेंगे? उनके पास तो अपने काम 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है वो काम गिनवाने के लिए बहुत पर्याप्त है। नड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 8 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी, हम अब 24 फसलों पर देंगे। तो अब क्या उनसे ये पूछा जाए कि पिछले 10 सालों में आपने ये क्यों नहीं दे दिया? अरे यही तो प्रश्न है, देंगे और दिया। कांग्रेस कह सकती हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है 10 साल से। बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि हम देंगे? अरे पिछले 10 साल में आपने दिया नहीं। अच्छा, हरियाणा के अंदर आप तो चलिए लखनऊ में आनंद कर रहे हैं, वहां मस्ती में बैठे हुए हैं, जरा हरियाणा का एक बार राउंड लगा लीजिए। हरियाणा के अंदर पानी में गुड़गांव हो, कोई शहर हो, करनाल हो, रोहतक हो, हर जगह पानी लबालब भरा रहता है। कोई निकासी नहीं है, कोई सीवर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, यही हरियाणा की सरकार तो थी जिसने पंजाब की सीमाओं में जाके बोल्डर्स गाड़े थे और कीलें गाड़ी थी और अश्रु गैस के गोले छोड़े थे। ये बताएंगे इन्होंने 10 साल में किया क्या है? ये इन्होंने केवल आज की तारीख में ये केवल ये कंफ्यूजन फैला कल हो सकता है कहते हुड्डा जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे इनको कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए अपना तो ये काम दिखा नहीं सकते। किसानों से मार खा रहे हैं, वो लठ लेके बैठे हुए हैं। मैंने तो कम से कम 50 प्रोग्राम देखे, लड़कियां भी लठ लेके बैठी हुई हैं, और लड़के तो लठ लेके बैठे हुए हैं कि बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे। और उधर कांग्रेस की मीटिंग में हुड्डा जी की झज्जर में मीटिंग हुई, हजारों लाखों लोग थे वहां पर। तो ये सारी अफवाहें इसलिए फैला रहे हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, हरियाणा के अंदर बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। सर, इनकी जिन एजेंसियों पर ऊपर आरोप लगता है, पहले भी चर्चा हुई है हमारी आपकी इस पर, जिन एजेंसियों पर आरोप लगता है कि ये इनकी एजेंसियां हैं, इनके लिए काम करती हैं, उन एजेंसियों ने भी कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नायब सिंह सैनी साहब अभी चुनाव में घूम घूम कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल हरियाणा की जो छवि थी पर्ची और खर्ची वाली, उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया है। एकदम इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं है, हरियाणा की इमेज बिल्कुल क्लीन कर दी है, वो तो ये दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हरियाणा में रोजगार की बाढ़ रही है पिछले 10 सालों में? भाई, जब आपने नौकरी दी ही नहीं तो पर्ची खर्ची का प्रश्न कहां उठता है? भाई, अगर नौकरी दी होती, पर्ची खर्ची तो तब होती जब नौकरी दी होती। आपने नौकरी दी नहीं। हिंदुस्तान का टॉप स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वो नायब सिंह सैनी साहब का, उनको उनके मंत्री तो लिफ्ट मारते नहीं, लेकिन वो भी सीख रहे हैं मोदी जी से कैसे बोला जाता है, कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, खुलेआम बोला जाता है। अब मोदी जी भी ऐसे ही करते रहते हैं, अमित शाह भी करते रहते हैं, खट्टर साहब भी करते हैं, और सैनी साहब भी करते हैं। तो वास्तविकता यह है कि हरियाणा की जनता को नहीं पता कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। हरियाणा को जनता को नहीं पता। यहाँ हरियाणा के अंदर एक और नौटंकी है, आपके पता नहीं उत्तर प्रदेश में है कि नहीं। प्रॉपर्टी आईडी बनाइए, फैमिली आईडी बनाइए, ये करिए, लाइन में लगिए, उसमें पैसा दीजिए, क्लर्क को पैसा दीजिए, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इन्होंने हर जगह बवाल मचा रखा है। हरियाणा के अंदर जितना ज्यादा है दुखी आदमी, अगर बेरोजगारी इशू ना होता तो क्या चतुर श्रेणी सफाई कर्मचारियों पे 50,000 एमए और बीए नौकरी के लिए अप्लाई करते? तो ये तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंडस्ट्री सारी हरियाणा छोड़ के चली गई, कोई राजस्थान चला गया, कोई हिमाचल प्रदेश चला गया, कोई कहीं चला गया। हरियाणा के अंदर बचा क्या है? चलिए, खट्टर लेकिन साहब सर तो अपना, ये खट्टर साहब तो अपने खट्टर खड़ाऊ। साहब तो खुद ही शिफ्ट हो गए। अरे वो इसीलिए तो नायब सिंह सैनी को लटका के चले गए। अच्छा, वो मोदी जी अमेरिका निकल गए। अरे 3 दिन के लिए अमेरिका जाने की जरूरत क्या थी? आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं हरियाणा में एक्टिव क्यों नहीं है, मोदी जी एक्टिव क्यों नहीं है? मोदी जी ने कितनी मीटिंग की है? 3 दिन वो अमेरिका में रहेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, उनसे मिलिए तो कमला हैरिस नाराज हो जाएंगे, कमला हैरिस से मिलिए तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, दोनों से नहीं मिले दोनों नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मिसेज बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया था, इस बार कुछ जाके 10, 15, 20 लाख रुपए की चीज नहीं थी तो बाइडेन नाराज हो जाएंगे। तो यहां तो बड़ी मुश्किल हो गई है मोदी जी के लिए। जी सर, एक चीज बताएं, अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के राहुल गांधी खूब मुखर रहे, इंडिया गठबंधन के सारे दल खूब मुखर रहे लोकसभा इलेक्शन में, और उसका इम्पैक्ट भी देखा गया। अमित शाह साहब उसी हरियाणा में जाकर के कह के आए हैं कि अग्निवीर से अग्निवीर जो लोग बनेंगे, जो नौजवान अग्निवीर बनेंगे, और वहां से कोई भी नौजवान अगर बिना नौकरी के वापस आ जाता है तो उसको हरियाणा की सरकार नौकरी देगी।
वो सरकार जो भाजपा की बनेगी, जो वो कह रहे हैं कि मतलब जो भाजपा सरकार बनेगी तीसरी बार, वो हरियाणा के उस नौजवान को नौकरी देगी। मेरे दो सवाल है, एक तो अमित शाह साहब ने ये वादा हरियाणा में जाकर के ही क्यों किया, दूसरा अगर अग्निवीर से 3 साल के 4 साल की नौकरी पूरी करके वापस आए नौजवानों को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा सकती है, तो फिर देश के बाकी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है? चलिए ना प्रकाश जी, एक तीसरा क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं अपने से पूछ लेता हूं। वो ये पूछ लेता हूं कि मान लीजिए अग्निवीर 80,000 अग्निवीर रिटायर हुए, उसमें से 10,000 अग्निवीर जो हैं वो हरियाणा के हैं। अच्छा, नौकरी आपको केवल देनी है 2,000। अगर सारे अग्निवीरों को आप सरकारी नौकरी दे देंगे तो इसका माने नॉन अग्निवीर, जो अग्निवीर नहीं है, उनको आप नौकरी नहीं देंगे। भाई अग्निवीर कितने लोग बन रहे हैं? 1 लाख लोग बन रहे हैं एक साल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से 10,000 आदमी हरियाणा के हैं। तो इसका माने जो अग्निवीर नहीं बनेगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो मूर्खता की बात है भाई। अरे आप नौकरियां क्रिएट कीजिए, सब कुछ तो अडानी जी को सौंपे चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किए चले जा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, किसको नहीं पता ये सिद्धांत। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कम नौकरी। सरकारी नौकरी में नौकरी अच्छी होती है, प्रॉफिट कम होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज्यादा होता है, नौकरियां कम होती हैं। ये बात किससे छिपी हुई है? अब हर चीज अगर आप अडानी जी को दे देंगे तो उसके बाद नौकरियां देंगे कहां से? अडानी जी के यहां जाके नौकरी देंगे आप। अच्छा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी देंगे, 10,000 की नौकरी देंगे, जहां 50,000 मिलने चाहिए वहां 10,000 की नौकरी देंगे। तो क्या अमित शाह जो है वो अडानी को सरकार कह रहे हैं क्या कि अडानी की नौकरी, आप कह रहे हैं कि अडानी क्या नौकरी देंगे और वो कह रहे हैं हम सरकार में नौकरी देंगे, तो अडानी को सरकार कह रहे हैं। वो तो है ही सरकार, अडानी तो है ही सरकार, आज की तारीख में अडानी ही सरकार है भाई। गुजरातियों का शासन चल रहा है पूरा, जितने जहां देखिए कोई पटेल हैं, किरण भाई पटेल हैं, वो पता चला विजय माल्या है, मेहुल चोकसी है। अब हम उत्तर प्रदेश वालों को पूछ कौन रहा है? जी खैर, जरा हम थोड़ा सा घोषणा पत्र पे बात कर लें। दोनों तरफ से घोषणा पत्र जारी किए गए, कई सारे जो है वो वादे किए गए। एक तरफ 20 सूत्रीय जो है वो संकल्प पत्र था, दूसरी तरफ 7 गारंटियों वाला कांग्रेस का घोषणा पत्र। इन दोनों को हरियाणा के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं सर? कितना महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है ये, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी? देखिए, घोषणा पत्र से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने शासनकाल में किया क्या है। आप ये बताइए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम दी या नहीं दी, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी आपने। इसमें ये देंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, छोड़ दीजिए। आपने क्या किया वो बताइए। आप ये बताइए कि जो जुमलेबाजी आप करते हैं, हर जगह आप जुमलेबाजी करते हैं, ये बाद में कह देते हैं इलेक्शन के बाद हम तो जुमला था, ये हमने तो जुमलेबाजी की थी। अरे भैया, जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है यार। जो कहो वो करो, जो करो वो कहो, वो ये करते नहीं है भाई। कांग्रेस तो क्योंकि सत्ता में नहीं है, और उन्होंने कर्नाटका के अंदर कर दिया, राजस्थान के अंदर कर दिया, हिमाचल प्रदेश के अंदर कर दिया। जो उन्होंने कहा वो किया, आपने जो भी कहा वो नहीं किया। तो सवाल इस बात का है कि मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि घोषणा पत्र में तो मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार 15 लाख रुपए देने की बात की थी, अब मैं 50 लाख आपको दूंगा। तो मैं मूर्ख थोड़ी हूं कि उनको वोट दे दूं कि 50 लाख मिलेंगे। पहले मेरे 15 लाख दे दो यार, और इंटरेस्ट सही 15 लाख दे दो, तुम 50 लाख मत दो। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी, उनको 15 लाख रुपए दे दो यार। तुम नौकरी दो ना दो, हम लोग खुश हो जाएंगे। ना तुम्हें नौकरी देनी है, ना तुमको पैसा देना है, ना तुमको कुछ देना है। 5 किलो अनाज टिका के हिंदुस्तानियों को तुम सारे देश की संपत्ति अडानी को सौंप रहे। जी, एमएसपी की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। आप कह रहे, आप भले ही सर ये कहें कि घोषणा पत्रों से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन नड्डा साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र है, हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वो प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कांग्रेस की तरीके से कोई वो मजाक नहीं है जो हम कहते हैं। खैर, लेकिन सर हम कांग्रेस की बात जरा से कर लें। घोषणा पत्र में 7 गारंटियां उन्होंने की, 7 वादे पक्के इरादे कह रहे हूँ, लेकिन इसी तरीके के मिलते जुलते गारंटियां जो है वो दी गई थी राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, लेकिन वहां पर ये गारंटियां काम नहीं आई थी। तो फिर हरियाणा में क्या सिर्फ माहौल के बदौलत चुनाव होगा, गारंटियां काम नहीं आएंगी? नहीं, देखिए, राजस्थान के अंदर अगर आप पुराने इतिहास को देख लीजिए तो हमेशा जब कांग्रेस हारी है
25-30 सीटों पे सिमटी है और इस बार अच्छा खासा उनका स्कोर रहा, 75-80 के आसपास उनको सीटें मिली। और पार्लियामेंट के अंदर ये बिल्कुल पता चल गया कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, कांग्रेस के अंदर मुश्किल क्या है कि एक तो इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है, और सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच में जो चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, बल्कि शीत युद्ध का उग्र युद्ध भी चल रहा था, उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर ली क्या? वहां भी विधायक खरीदे थे, वो विधायक जितने खरीदे थे वो सारे इलेक्शन हार गए। इंडिपेंडेंट 3 तोड़े थे, वो भी इलेक्शन हार गए। चंपाई सोरेन की ऐसी की तैसी मार दी। तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कही हुई चीजें या वादे पूरे नहीं करती है, हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। लेकिन आज के तारीख में हम कांग्रेस से प्रश्न क्यों पूछे भाई? जो सत्ता में उससे प्रश्न पूछेंगे। चलिए, एक चीज और है सर, इस समय एक नाम जो खूब चर्चा में है वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। एक तो उनको जमानत मिली, एक बार फिर से हकीकत सामने आई, जिस तरीके से संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो और फिर अरविंद केजरीवाल हो, तो ये तो समझ में आ गया कि लोगों को भी शायद अब ज्यादा समझ में आ गया कि शराब घोटाला किस तरीके से एक जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, कुछ है नहीं सरकार के पास, सीबीआई के पास, ईडी के पास। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़ा दांव खेला। हरियाणा के चुनाव में वो रोड शो करते हुए देखे जा रहे हैं, रैलियां करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी दिख रही है आपको और कितने इम्पैक्टफुल होंगे अरविंद केजरीवाल? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा पर्सनल असेसमेंट है, अरविंद केजरीवाल को कोई सीट नहीं मिलेगी। अधिकांश सीटों पे उनकी जमानत जब्त होगी। लेकिन आपके कार्यक्रम को सुनने वाले जो आम आदमी पार्टी के प्रशंसक हैं, वो मुझसे नाराज होंगे, वो मुझे ट्रोल भी करेंगे और कहेंगे कि स्वामी साहब आपको कुछ नहीं पता, बुढ़े तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन बुढ़ा हूं तो इसलिए मैं बुढ़ा कहलाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और वो स्टेटमेंट को मैं समझता हूं कि उस स्टेटमेंट का मतलब अरविंद केजरीवाल ही समझा सकते हैं उनका मतलब क्या है। उन्होंने ये कहा है, कल जो उन्होंने मोहाली के अंदर पदयात्रा की है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमारे बिना, आम आदमी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी और हम जिधर होंगे उधर सरकार बनेगी। अब जरा इस सेंटेंस को जरा एनालाइज कीजिए। क्या आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं? भाई, अगर मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी का करता धरता होता तो मैं ये कहता कि भैया मुझे वोट दो, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन और सेकुलरिज्म के साथ जाऊंगा, मैं लोकतंत्र संविधान को बचाने वालों शक्तियों के साथ जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये क्लियर कट कहते। उन्होंने कहा कि हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। इसका माने आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। अरे, जब दुष्यंत चौटाला, जिसने कहा था कि इस बार जमुना पार करा देंगे बीजेपी को, और धोखा दे के उसने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, वो दुष्यंत चौटाला का क्या हाल हुआ था? तो ये सेंटेंस अरविंद केजरीवाल के, अगर आपका प्रोग्राम देखे कोई आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल से कहे इसका क्लैरिफिकेशन दें। वेदर यू आर कीपिंग योर डोर्स ओपन फॉर कांग्रेस एंड बीजेपी बोथ। मान लीजिए 90 सीटों में से 40 सीटें आ जाएं कांग्रेस की और 40 सीटें आ जाएं बीजेपी की, और 10 सीटें, मान लीजिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं, 10 सीटें आ जाए आम आदमी पार्टी की, तो क्या आप बीजेपी के साथ भी जाके सरकार बना सकते हैं? तब तो हम आपको बिल्कुल वोट देने वाले होते तो भी ना देते। भाई, आज तो हम उन शक्तियों के साथ हैं जो लोकतंत्र और संविधान को हटाने और किसानों के साथ हुए अत्याचार, पहलवानों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। अगर आप इधर भी खड़े हो सकते हैं, उधर भी खड़े हो सकते हैं, तो प्रणाम अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके समर्थक नहीं। जी, खैर, चलते चलते एक चीज और समझ लूं सर, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना था, लेकिन वो बहुत सारे कारण उसके पीछे कहे गए, आपने जो चीजें बताई थी वो सामने भी आने लगी, धीरे धीरे गठबंधन नहीं हो पाया। दिल्ली की क्या स्थिति रहेगी? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तौर पर ये दल साथ में रह करके चुनाव लड़ सकते हैं? कि चुनाव तो यहाँ भी होने हैं, बहुत दूर नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने डैमेज तो कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी रेपुटेशन को भी डैमेज कर दिया है, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज कर दिया है। और हरियाणा के अंदर राहुल गांधी ने जो एक, या तो स्ट्रेटेजिक मूव था उनका, या वो रियली चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। भाई, मूव तो किया उन्होंने, और ये मैसेज चला गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि कांग्रेस इज इंटरेस्टेड टू गिव सर्टेन सीट्स टू आम आदमी पार्टी। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले साहब हम 10 सीटें देते, हमें 20 सीटें देते। अरे, जब रिजल्ट आ जाएगा 8 अक्टूबर को, तो पता चल जाएगा तुम्हारी कितनी सीटों में जमानत बची है। जब जमानत ही तुम्हारी नहीं बचनी थी तो 3 सीटें मिल रही थी, वो भी ले लेते तो अच्छा रहता। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ,
तो दिल्ली में भी उसका दंड भुगतोगे। तो आम आदमी पार्टी, जिनको मैं अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजर समझता था, हरियाणा के इलेक्शन में उन्होंने इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। भाई देखिए, मैं तो प्रोफेसर आदमी हूं यार, मेरे लिए तो मूर्खतापूर्ण मैं किसी को भी कह सकता हूं। मैं टीचर हूं, तो टीचर तो देखिए कॉपी जांचता है। तो हरियाणा के मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपने भविष्य को और आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को दिल्ली के अंदर भी खराब कर लिया है। चलिए, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी कितना उनके काम आ पाती है, ये तो परिणाम बताएंगे, और फिर इन परिणामों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर, इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए, और दर्शकों के लिए चुनाव की इन स्थितियों को, तमाम सियासी बातों को इतनी क्लैरिटी से उनको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।